हेलो व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है पटेल मीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विद प्रोफेसर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आज के क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है डेटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं वो जानना, एंड प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट प्रिंटफ, CLR, SCR, गेट CH एंड एक्सेप्ट सीक्वेंस। तो दोस्तों, अभी आप लोग पूछोगे ये तो हमने हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी सीख के रखा है। तो दोस्तों, मैंने वो वीडियो हटा दी है क्योंकि मुझे उसमें बाद में पता चला उसमें कुछ एडिटिंग की बहुत मिस्टेक्स थी और 2-3 बातें मैं कवर करना भूल चुका था, इसीलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। एंड दूसरा टास्क है वेरिएबल एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं वो जानना। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप। तो ये उसके नाम की तरह ही काम करता है, हमारा डेटा का टाइप डिसाइड करता है। मीनिंग, हमारा डेटा जिस फॉर्म में वेरिएबल में स्टोर होता है उसका ये टाइप डिसाइड करता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से टाइप के हमारे पास डेटा टाइप सपोर्टेड है। दोस्तों, ये कुछ 5 के नाम मैंने लिस्ट किए हुए हैं। ये डेटा टाइप्स के टाइप्स है। दोस्तों, यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, बट हम मेनली हमारे प्रोग्रामिंग में इन 5 का ही यूज करते हैं और इन 5 में से भी हम ज्यादातर ऊपर के 3 लिस्ट किए गए हैं वही यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है और ये सब क्या काम करते हैं। इंट, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। अगर आप कोई भी वेरिएबल इंट टाइप का बनाते हो तो आप उसके अंदर इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कर पाते हैं और उस वेरिएबल की जो साइज रैम के अंदर एलोकेट होगी वो 2 बाइट्स की होगी या फिर 4 बाइट्स की होगी। दोस्तों, अगर आप टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो इन टाइप के वेरिएबल की साइज होगी 2 बाइट्स। अगर आप कोड ब्लॉक्स या फिर कोई भी दूसरी कोई आईडी यूज करते हो तो उसके अंदर इंटीजर की टाइप 4 बाइट्स होती है। और उस वेरिएबल के अंदर जो मैंने साइड के अंदर आपको ये जो रेंज स्पेसिफाई किए है, आप उतने तक का डेटा उसके अंदर आप स्टोर कर पाते हैं। मैं इन सब का आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो चिंता मत करो। दूसरी होती है कैर। इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। तो दोस्तों, कोई भी वेरिएबल अगर कैर टाइप का बना होगा तो आप उसके अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर कर पाओगे और उसकी साइज 1 बाइट होगी और उसकी रेंज -128 से 127 तक की होगी। तो दोस्तों, चिंता मत करो, मैं इस सब पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा कि ये बेसिकली क्या है। फिलहाल आप इस सबको अवॉइड कीजिए। आप फिलहाल सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि इसके अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होता है। फ्लोट, तो दोस्तों कोई भी वेरिएबल अगर आप फ्लोट टाइप का बनाओगे तो आप उसके अंदर रियल कांस्टेंट स्टोर कर पाओगे और उसकी साइज होगी 4 बाइट्स और आप उसकी रेंज गूगल पे आप कहीं पे आप सर्च करके जान सकते हैं कि वो क्या है। अगर आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं पता है, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स क्या है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या है, तो दोस्तों मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एक वीडियो की। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हम हमारे प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइन लिखते हैं उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में और जानना है तो मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख के आप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं आप जान सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो इंस्ट्रक्शन हमारे कीबोर्ड को हैंडल करता है उसे हम कहते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन हमारे कंसोल यानी कि आउटपुट स्क्रीन को हैंडल करता है उसे हम कहते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो मैं आशा करता हूं आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो फिर चलिए दोस्तों, हम टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक कर देना है।
और आपका टर्बो C++ सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिर आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ जाकर आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप अल्टर एंटर प्रेस करके अपने टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि टर्बो C++ सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम हमारा पहला टास्क स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क था printf, clr, scr, getch एंड sf सीक्वेंस को समझना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग सी लैंग्वेज के एक मेन रूल जान लेते हैं। दोस्तों सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन का नहीं होता, तो हमें इसके लिए हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं हम मेन फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। हम कुछ इस तरह से मेन फंक्शन बनाते हैं। आपको सिंपली लिखना होता है void, फिर आपको एक स्पेस देकर आपको लिखना होगा मेन, फिर आप उसके पीछे पैरेंथेसिस लगा दो, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट को करना है स्टार्ट और उसे कर देना है क्लोज। तो इस तरह से हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाने के और भी तरीके जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टास्क था हमारा printf फंक्शन को समझना। तो चलिए जान लेते हैं उससे क्या यूज है। printf फंक्शन के कुछ 3 यूज है। पहला यूज है कि किसी भी टेक्स्ट या फिर मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं printf। दूसरा कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी यूज करते हैं printf, और किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं printf फंक्शन। दोस्तों printf क्या है? ये हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्रिंट बाद में f, फिर आपको ऐसे ही राउंड ब्रेसेस लगा देने के और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना होगा। फिर आप इसके बीच में डबल कोट्स करके आप इसके अंदर कुछ जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज हमारे आउटपुट विंडो पर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेरा नाम विद सरनेम। तो दोस्तों ये देखो मैंने मेरा नाम लिख दिया मीत पटेल। तो दोस्तों अब मैं जब हमारे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये एज इट इज सेम टू सेम मीत पटेल को प्रिंट कर देगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दोस्तों अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली नहीं बना है। तो आइए जान लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या कमी है। दोस्तों ये जो printf फंक्शन है इसका मीनिंग हमारे कंपाइलर को नहीं पता है। मीनिंग से मेरा मतलब है इसकी कोडिंग। जी हाँ दोस्तों, तो हमें हमारे कंपाइलर को printf फंक्शन की कोडिंग हमें बतानी पड़ती है। तो दोस्तों printf फंक्शन की कोडिंग कहाँ लिखी है? एक लाइब्रेरी फाइल में लिखी है जिसका नाम है stdio.h। उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो दोस्तों उस फाइल को हमें हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करानी पड़ती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम कोई भी लाइब्रेरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं। आपको सिंपली लिखना होगा हैशटैग, फिर आपको लिखना होगा ऐसे इंक्लूड, फिर लेस देन की साइन, फिर आपको लिखना होगा stdio.h, फिर ग्रेटर देन की साइन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम stdio.h फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से stdio.h हमारे प्रोग्राम में सक्सेसफुली इंक्लूड हो गई। तो अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमारे कंपाइलर को printf स्टेटमेंट की कोडिंग मिल जाएगी कि वो कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि हमने stdio.h को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करा दिया है। तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो कंपाइल करने के लिए आपको सिंपली कंपाइल मेनू पे जाना है। तो सॉरी फ्रेंड्स अभी तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मेरा टर्बो सी हैंग हो चुका है। अगर आप भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करो तो आपको सिंपली अल्टर प्लस बैकस्पेस आपको प्रेस करना है और आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। सॉरी, अल्टर प्लस बैकस्पेस, उसके साथ आपको प्रेस करना होगा एंटर की, तो जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, कंपाइल करने के लिए आपको सिंपली कंपाइल मेनू में आना होगा, फिर आपको कंपाइल पे क्लिक कर देना होगा। इससे फायदा ये होगा कि हमारे प्रोग्राम में जितनी भी एरर्स या फिर वार्निंग होगी वो हमें लिस्ट हो जाएगी। तो हमारे केस में फिलहाल ना तो कोई एरर है ना कोई वार्निंग है। अगर आपको इस विंडो को क्लोज करना है तो आप कोई भी की को प्रेस करके इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। सेम हम रन करने के लिए भी करेंगे। रन मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर रन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबने नोटिस की हमारे सामने एक हल्की सी ब्लिंक हुई। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो गया
इसने मीत पटेल को प्रिंट भी कर दिया, बट हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लाइन थी टेक्निकली देखे तो, कि प्रिंटफ मीत पटेल। तो दोस्तों इसीलिए जैसे ही वो लाइन चल गई हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, इसलिए हम हमारे आउटपुट को नहीं देख पाए। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हम हमारा आउटपुट देख पाए रन करने के बाद कि एक्चुअली इसने क्या प्रिंट किया क्या नहीं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक और इनबिल्ट फंक्शन का यूज करना होगा जिसका नाम है getch। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम उस फंक्शन को लिखते हैं। टेक्निकली टर्म में बोले तो कुछ इस तरह से हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस फंक्शन का यूज क्या है कि एक कैरेक्टर इनपुट लेना, यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेना इसका काम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मीनिंग या फिर आप कह सकते हो कोडिंग एक और हेडर फाइल में लिखी गई है जिसका नाम है conio.h। तो चलिए अब हम उस फाइल को इंक्लूड कराते हैं। आपको सिंपली उसी तरह से हम इंक्लूड कराएंगे जिस तरह से हमने stdio.h को इंक्लूड कराया। आप सिंपली लिखेंगे #include conio.h। दोस्तों इस तरह से हम conio.h को हम इंक्लूड करा सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर हम रन करेंगे हमारा प्रोग्राम तो हमें मीत पटेल दिखेगा। तो हम कंपाइल करेंगे, अभी भी हमारे प्रोग्राम में ना तो कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, और अब हम करेंगे रन। तो ये देखो दोस्तों हम हमारा आउटपुट देख सकते हैं, बट इस बार प्रॉब्लम क्या हुई, इसने 2 बार मीत पटेल प्रिंट किया। दोस्तों ये जो लास्ट वाला मीत पटेल है ये हमारे करंट प्रोग्राम का आउटपुट है, और ये जो पहला वाला मीत पटेल है वो हमारे प्रीवियस हमने पहली बार जब हमारा प्रोग्राम रन किया था उसका है। तो एक्चुअली टर्बो C++ सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारा करंट प्रोग्राम का तो आउटपुट देता ही है, साथ में वो प्रीवियस रन किए गए प्रोग्राम का भी आउटपुट देता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आपको सिर्फ करंट प्रोग्राम का ही आउटपुट चाहिए, तो आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है CLR/SCR फंक्शन। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम CLR/SCR फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। आपको लिखना हो CLR/SCR, फिर आपको पैरेंथेसिस लगाकर सेमीकोलन कर देने का। दोस्तों इसका काम क्या है, हमारी आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करना। जैसे ही ये लाइन चले एग्जीक्यूट होगी हमारे आउटपुट की स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। दोस्तों इसकी कोडिंग conio.h में ही लिखी गई है, इसलिए हमें और कोई हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कराना पड़ेगा। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो कंपाइल करेंगे और अब हम रन करेंगे। तो ये देखो दोस्तों अब हमारा मिशन कामयाब हो चुका है, इसने मीत पटेल को प्रिंट कर दिया और आप हमारा आउटपुट देख सकते हो। और अगर जब तक आप कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस नहीं करोगे तब तक ये विंडो क्लोज नहीं होगी। जैसे ही मैंने एक की को प्रेस किया ये हमें हमारे कोडिंग के लिए आया। तो मैं आशा करता हूँ आपको printf, CLR/SCR एंड getch फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए हम लोग जान लेते हैं ये तीनों फंक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों CLR/SCR फंक्शन क्या करता है, हमारे आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन हमारे कंसोल को हैंडल करती है। तो ये हुई हमारी आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। सेम वे printf का भी काम क्या है, जो भी आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज आप लिखोगे वो हैज इट इज वो हमारे आउटपुट की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। इसलिए ये भी एक हमारा हुआ आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे आउटपुट की स्क्रीन को हैंडल करती है उसे हम कहते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। बट दोस्तों जो getch फंक्शन इसका काम क्या है, इनपुट लेना, और आप इनपुट कहां से देते हो, कीबोर्ड से। तो दोस्तों इसने हमारे कीबोर्ड को हैंडल किया, इसलिए ये हो गया हमारा एक इनपुट इंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये बात याद रखना, कभी कभार आपको इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करेंगे। तो दोस्तों अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा नाम और मेरी सरनेम दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, ना कि एक लाइन में। तो दोस्तों इसके लिए हमें हमारे कर्सर की पोजीशन को चेंज करना होगा। ये जो मेरे सब सरनेम के बाजू में जो देख रहे हो, जो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, उसे हम कर्सर कहते हैं। तो दोस्तों हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना होगा जब मेरा नाम प्रिंट हो तब। तो दोस्तों इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस। तो दोस्तों इसके लिए हमें, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सिंपली लिखना होगा यहाँ पे /n। दोस्तों /n क्या करता है, हमारे कर्सर की पोजीशन को
चेंज करता है और उसे लेकर आता है नेक्स्ट लाइन में। इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो अगर अब मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा नाम और मेरा सरनेम दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो चुके होंगे। तो ये देखो दोस्तों, अगर मैं एक और बार यहाँ पे स्लैश एन लगाता तो क्या होता, तो मेरा सरनेम थोड़ा और नीचे आ जाता। ये देखो दोस्तों, अगर मैं स्लैश एन को यहाँ पर लिखता तो मेरा नाम भी थोड़ा और नीचे आ जाता। तो ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों इस बातों को रटो मत कि हम स्लैश एन नाम के बाद ही लिख सकते हैं या फिर उसके आगे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है उसके बाद यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, चीज़ों को रटो मत, उसे समझो। जब भी मैं लिखूंगा स्लैश एन तो वो हमारे कर्सर की पोजीशन को चेंज करेगा, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट होगा या फिर मैसेज होगा वो प्रिंट करेगा। तो दोस्तों स्लैश एन एक अकेला ही एस्केप सीक्वेंस नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लैश टी है, स्लैश बी है, स्लैश सिंगल कोट है, स्लैश डबल कोट है। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर फिलहाल मैं इसके अंदर बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक मिनी एक्सरसाइज देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आप लोगों को ये 4 एस्केप सीक्वेंस को एक एक बार स्लैश एन की जगह पे रिप्लेस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट आए वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो मैं आप लोगों की कमेंट की वेट करूंगा। हमारा टास्क 2 था हम वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं वो जानना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ वेरिएबल क्या है। दोस्तों हमें हमारे प्रोग्राम में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी में जगह मिलती है उसका जो नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और वो जो नाम होता है वो यूज़र रखता है। और वेरिएबल के नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता के रखे थे, पर मैंने उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो 4 रूल्स जो थे वो मैंने लिस्ट कर दिए हैं। हम एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा विद उसके प्रैक्टिकल। तो चलिए फोकस करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं हम वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों वेरिएबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसकी डेटा टाइप को मेंशन करना होगा कि आपको कौन से टाइप का वेरिएबल बनाना है। आपको इंट टाइप का बनाना है, आपको फ्लोट टाइप का बनाना है, या फिर आपको और किसी टाइप का वेरिएबल बनाना है। फिलहाल मुझे बनाना है इंटीजर टाइप का, इसीलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट। उसके बाद आपको एक स्पेस देनी होगी, उसके बाद आपको आपके वेरिएबल का नाम देना होगा। नाम हम किस तरह से देंगे, ऐसा नाम देंगे कि जो एक चारों के चारों रूल को सेटिस्फाइड करता हो। तो सब आइए जान लेते हैं हमारा फर्स्ट रूल क्या है। हमारा फर्स्ट रूल है कि वेरिएबल के नाम के अंदर आप अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर दे सकते हो। आप ए नाम का वेरिएबल बना सकते हैं क्योंकि ये एक अल्फाबेट है। अगर मैं अभी मेरे प्रोग्राम को रन करूंगा तो एरर नहीं देगा। ये देखो दोस्तों, आप उसके अंदर डिजिट भी दे सकते हो और कह सकते हैं नंबर भी दे सकते हैं। अगर अभी भी रन करूंगा तो भी एरर नहीं देगा। आप उसके अंदर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ये देखो दोस्तों, अगर अभी फिलहाल भी रन किया तो भी एरर नहीं है। और दोस्तों इसके आगे क्या लिखा है, बट वेरिएबल का नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप करोगे आपको एरर देगा। ये देखो दोस्तों, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो दोस्तों आप नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हाँ बट आप अंडरस्कोर से जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी भी कोई एरर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। आप अपना नाम भी वेरिएबल की तरह दे सकते हो क्योंकि आपका नाम एक अल्फाबेट है। आप सिर्फ अंडरस्कोर भी दे सकते हो वेरिएबल के नाम की तरह। ये देखो दोस्तों, तो चलिए फोकस करते हैं अपने रूल नंबर 2 पर। बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड, मतलब आप वेरिएबल का नाम कैपिटल में भी दे सकते हो, स्मॉल में भी दे सकते हो, जिसमें देना हो उसमें दे सकते हो, या फिर उन दोनों का मिक्सचर में देना हो तो भी दे सकते हो। ये देखो दोस्तों, फिलहाल भी कोई एरर नहीं है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि वेरिएबल के नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप कभी ऐसा नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते ए स्पेस एम,
अगर आप बनाओगे तो आपको एरर देगा। ये देखो दोस्तों, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो, a_m, जैसा हमने हमारे फर्स्ट रूल में देखा। आप सिर्फ अकेला डिजिट वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते दोस्तों। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, कीवर्ड आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। दोस्तों आप इन टाइप का वेरिएबल कभी नहीं बना सकते, अगर आप बनाओगे तो आपको एरर देगा। अब तक हमने सीखा हम वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं, वेरिएबल का नाम हम किस तरह से दे सकते हैं। तो अब बारी है सीखने की कि हम मल्टीपल वेरिएबल किस तरह से बना सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल हम किस तरह से बनाएं। तो चलिए सीखते हैं। मुझे 2 वेरिएबल बनाना है, ए और बी नाम के, तो वो किस तरह से बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाना तो आपको आता है, आपको सिंपली लिखना है ए। अब दूसरा वेरिएबल किस तरह से बनाएंगे, आपको सिंपली कॉमा करना होगा और दूसरे वेरिएबल का नाम लिखने का। तो इस तरह से आप 2 वेरिएबल बना सकते हो। अगर आपको 3 वेरिएबल बनाना है तो आप कॉमा करके तीसरा, चौथा, आप ऐसा करके बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हो और एंड में आपको सेमीकोलन लिखने का। तो हम कुछ इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है सीखने का कि हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से दें। वही तो मेन काम है वेरिएबल का, कि उसका काम है वैल्यू स्टोर करना। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। वेरिएबल के अंदर वैल्यू देने के 2 तरीके हैं। एक तो है इनिशियलाइज करना, या तो फिर आप कह सकते हो इनिशियलाइज, या फिर आप असाइन कह सकते हो। और दूसरा है यूजर से इनपुट लेने का एट अ रन टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इनिशियलाइज करने का, और यूजर से इनपुट हम किस तरह से लेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब मैं आप लोगों को स्कैनएफ का यूज सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले पे फोकस करते हैं। दोस्तों अगर मुझे मान लो ए में मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 9, सॉरी ए के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है 9। आप सिंपली इस तरह से दे सकते हो, a इज इक्वल्स टू 9। अब मुझे b के अंदर स्टोर करना है 8, तो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है a और b इंटीजर टाइप के हैं, इसके लिए हम इसके अंदर इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं। और 8 और 9 आपको पता है कि इंटीजर कांस्टेंट है। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जिसके बाद कभी कभी पॉइंट ना लगा हो, मीन्स पॉइंट करने के बाद कोई वैल्यू ना लिखी गई हो, उसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे सकते हैं इनिशियलाइजेशन की मदद से। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पे मीत पटेल प्रिंट नहीं कराना, मुझे इसकी जगह पे एक के अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करानी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दूंगा, नहीं, मुझे एक के अंदर जब भी मैं जो भी वैल्यू अपडेट करूँ, मान लो मुझे 98 स्टोर कराना है तो 98 प्रिंट हो जाए। जो भी मैं एक के अंदर की वैल्यू हो वो मुझे प्रिंट हो जाए मेरे कंसोल स्क्रीन पर। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। दोस्तों इसके 2 यूज होते हैं, एक तो यूजर से इनपुट लेना और दूसरा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। तो दोस्तों आइए सीखते हैं। अगर आपको इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है और या फिर आपको इनपुट करना है तो हम यूज करेंगे %d। याद रखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है और उसकी टाइप इंटीजर है तो आप लिखोगे %d। और उसके बाद डबल कोटेशन के बाद आप लिखोगे कॉमा, और उसके बाद आप जो भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है आप सिंपली यहां पे लिख दीजिए a। तो अब दोस्तों अगर मैं रन करूंगा तो ये सिंपली 9 को प्रिंट कर देगा हमारे कंसोल स्क्रीन पर। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों 9 प्रिंट हो चुका है। अगर अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूं, मान लो मैंने 99 कर दिया, तो ये देखो दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है और उसकी टाइप इंट है तो आप लिखोगे %d। तो दोस्तों अब इसके साथ मैं करना चाहता हूं b की भी वैल्यू प्रिंट, तो वो हम किस तरह से करेंगे। मैं चाहता हूं a दिखे, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में मुझे b की वैल्यू दिखे, तो हम
उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश एन, और बी भी एक इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम सिंपली लिखेगा परसेंटेज डी और फिर यहाँ पे बी कर दूंगा मैं, तो ये दिखेगा 99 और उसके नेक्स्ट एंड में आपको दिखेगा 8। ये देखो दोस्तों, अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे भी बी लिखता तो क्या होता, आपको 88 दिखता। ये देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ए बी कर दूं तो 8 आपको पहली लाइन में दिखेगा, उसके नेक्स्ट लाइन में आपको दिखेगा 99। तो इस तरह से हमने सीख लिया हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से दे सकते हैं, प्रिंट किस तरह से करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टास्क। अब तक हमने प्रिंटएफ के दो यूज सीख लिए हैं। पहला किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना, दूसरा किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को प्रिंट करना, और तीसरा यूज होता है किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करना। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो है सॉरी, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 2 वीक से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और थोड़ा कॉलेज का वर्क था जो मेरा पेंडिंग था, मैं वो कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो पे काम नहीं कर सका, उसे अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए सॉरी। ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 दिन के गैप के अंदर आपको वीडियो मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझोगे इस बात को। एक और बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, वो है कि मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे वीडियो का फीडबैक भी दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ और तरीके से आपको पढ़ाऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस तरह से आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाए। अगर आप लोग मुझे इंटरेक्ट नहीं करोगे मेरे साथ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ समझने में दिक्कत आ रही है, क्या है। अगर आपको किसी भी वीडियो में या फिर इस वीडियो में या फिर पहले के वीडियो में अगर आपको डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। अगर आपका डाउट थोड़ा होगा ज़्यादा, तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से भी कवर करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे ज़रूरत है आप लोगों की फीडबैक की। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी चीज़ है, मैंने अभी आप लोगों को एक मिनी एक्सरसाइज दे रखी है, उसे भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दोस्तों, जिससे कि मेरे और आपके बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड होगा। ये तो एक मिनी एक्सरसाइज है। मैं अब हम थियरी सेशन पे फोकस नहीं करेंगे। अब हम फिलहाल प्रैक्टिकल सेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे। मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस दूंगा अच्छी अच्छी, जिससे कि आप की प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। दोस्तों और भी बहुत सारे प्लान हैं इस चैनल को लेके मेरे पास। तो दोस्तों मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, आपकी इंटरेक्शन की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मिनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आप लोग मुझे वहीं अपलोड कर देना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सी लैंग्वेज सीख सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।